नमस्कार दोस्तों, विजुअल आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने नए सिरे से सिविल सर्विस की तैयारी के लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। न्यूज इन फोकस के नाम से एक नए प्रोग्राम के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। इस प्रोग्राम का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हिंदी माध्यम के छात्र अच्छे कंटेंट से किसी भी तरह वंचित न हो, और उसी प्रयास में आज हमारा ये पहला एपिसोड है। और इस पहले एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे स्पेस इंटरनेट के बारे में, सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में, और ये बताने का प्रयास करेंगे कि सैटेलाइट इंटरनेट कैसे वर्क करता है भारत के लिए, और जो विकासशील देश हैं उनके लिए इनका क्या मतलब है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और चैलेंजेस किस रूप में उभर के आए हुए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के इस स्पेशल एपिसोड का। सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि जो न्यूज़ है वो क्या है। न्यूज़ ये है कि एलोन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, और वो अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में आरंभ करने वाली है। अब ये इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों बन गई कि मुझे इस पर एक स्पेशल एपिसोड लेके आना पड़ा। देखिए, नॉर्मल जो इंटरनेट होता है वो या तो केबल के बेसिस पे होगा, या फिर ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होगा उसमें, या फिर सेल टावर लगे होंगे, उसके आधार पे आपको इंटरनेट सर्विस मिलती है। अब ऐसे जो इंटरनेट सर्विसेज होते हैं, अगर डिजास्टर आ गया तो उनकी सर्विस बाधित हो जाती है, प्लस में उनका कवरेज बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होता, और अगर दुर्गम क्षेत्र है तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि एक भारत में अभी तो इंटरनेट की जो कवरेज है ठीक ठाक हो गई है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो इंटरनेट की सर्विस से वंचित है। और इसीलिए एक तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इस वंचन को दर्शाने के लिए, उसको डिजिटल डिवाइड के रूप में जाना जाता है। और समावेशी विकास के संदर्भ में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो आबादी डिजिटल डिवाइड से त्रस्त है उसके विकास की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको डिलीवर करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है आज के तारीख में। और अगर कोई वंचित है इंटरनेट की सर्विसेज से तो उसको वह सेवाएं मिलने में कठिनाई हो जाती है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि ऐसा क्या किया जाए कि इंटरनेट की जो फैसिलिटी है उसका कवरेज 100% हो जाए। तो ऐसे ही एक विकल्प के रूप में स्टारलिंक ने हमारे सामने एक ये समझिए, स्टारलिंक ने हमारे सामने एक फैसिलिटी प्रस्तुत की है सैटेलाइट इंटरनेट की। ठीक है, अब इसकी आप देखेंगे बैकग्राउंड में तो क्या आवश्यकता है, इसकी चर्चा इस आर्टिकल में की गई है। 2017 में अमेरिका के टेक्सास में आप देखेंगे तो यहां पे आपको, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं स्क्रीन ताकि आपको दिखाई दे दे। हार्वे नाम का हरिकेन आया हुआ था, ठीक है, हार्वे नाम का हरिकेन टेक्सास में 2017 में। इस हरिकेन के कारण जो सेल टावर लगे हुए थे ना, उनका 70% इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। तो अब मान लीजिए कि कोई डिजास्टर आया हुआ है और कम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ध्वस्त हो गया, तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ना वो बाधित हो जाता है। आप ठीक से उन लोगों की मदद नहीं कर पाते जिनको तत्काल राहत और बचाव कार्य की जरूरत होती है। उस समय विया सेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, मतलब एक तरह से तारनहार के रूप में लाइफलाइन बन गया था जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन था उस समय उसको चलाने के लिए। यही देखते हुए आगे इस पर काम किया गया, और अभी आज के तारीख में भारत में भी सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस आरंभ होने वाली है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। कोई भी तकनीक होती है ना तो उसका एक अच्छा उपयोग होता है और एक खतरनाक वाला उपयोग होता है। ठीक है, तो
सैटेलाइट इंटरनेट भी एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है जिसका ड्यूअल यूज बिल्कुल पॉसिबल है। एक तो सिविल फैसिलिटी के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं और दूसरा मिलिट्री यूज के लिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए। और उन एग्जाम्पल्स में जैसे कि आपने देखा 2017 में टेक्सास में हरिकेन आया हुआ था और रेस्क्यू ऑपरेशन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अब हम देखते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में यूक्रेनी सेना के द्वारा, ठीक है, यूक्रेनी सेना के द्वारा इसका बड़े पैमाने पे उपयोग हुआ। ये जो आप फोटो देख रहे हैं यहां पे, आपको ये फोटो दिखाई दे रहा होगा, मतलब सैटेलाइट इंटरनेट की एक डिवाइस का सेटअप यहां पे यूक्रेनी सेना के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यूक्रेनी सेना ने अपना ट्रूप का मूवमेंट करने के लिए, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो उसमें कोऑर्डिनेशन करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का दबा के उपयोग किया। ठीक है, उन लोगों ने अपने ड्रोन में भी स्टारलिंक के जो डिवाइसेज होते हैं ना वो लगाकर, मतलब ड्रोन को भी जो रशियन जैमर्स थे उनसे बचाने का प्रयास किया। तो एक प्रकार से रूस के लिए बड़ी चुनौती हो गई थी। ठीक है, भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत का कुछ बॉर्डर एरिया ऐसा है जिसमें निगरानी करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और उसी में एक यूजर केस दिया हुआ है यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर का। सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है, थोड़ा सा ये सेंसिटिव है बोर्ड, ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर में आप देखेंगे बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए इसी तरीके के सर्विसेज का इस्तेमाल इंडियन आर्मी ने किया। ठीक है, लेकिन इसी डिवाइस का इस्तेमाल मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा भी किया गया और इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस ने उनको पकड़ा चोरी छिपे स्मगल करते हुए। तो दोनों बातें हैं, अगर डिजास्टर सामने आया तो उसके मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल हो सकता है, प्लस में मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो आतंकवादी समूह हैं उनके द्वारा भी इनका प्रयोग संभव है। तो अब टेक्नोलॉजी सामने है लेकिन उसके कई सारे उपयोग हैं, और कई सारे उपयोग होने की वजह से ये स्पेशल प्रकार के चैलेंजेस भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब हम एक चीज ये देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। सैटेलाइट इंटरनेट नॉर्मल इंटरनेट से अलग कैसे है। नॉर्मल इंटरनेट में जैसे मैंने आपको बताया कि केबल का नेटवर्क लगाया जाएगा या फिर ऑप्टिकल फाइबर लगाया जाएगा या फिर सेल टावर के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह कनेक्शन भेजने का काम किया जाएगा। अब इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि कनेक्शन एक तो पुअर होता है, दूसरा ये इनका कवरेज बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत ही सीमित एरिया में एक टावर से दूसरे टावर तक सिग्नल जाता है, तो ऐसे में खर्चे बहुत आते हैं और मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से अगर डिजास्टर आ गया तो उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। अब सैटेलाइट इंटरनेट में क्या होता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका स्पेस में होगा, एक सेगमेंट जो होगा स्पेस में होगा और दूसरा जो होता है ग्राउंड पर होता है। आप इसको इमेज के माध्यम से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये थोड़ा सा नीचे हो जाए तो आपको दिखा पाऊं मैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। फंस गया क्या? अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। किसी और ऐप में खुल गया है, लेकिन हाँ, इसमें आप देखिएगा ये जो इमेज है यही दिखाना था आप लोगों को। सैटेलाइट इंटरनेट के लिए 3 तरह के ऑर्बिट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, दूसरा ऑर्बिट है मीडियम अर्थ ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट है लो अर्थ ऑर्बिट। हम इसको एक एक करके समझ लेंगे इमेज से। ठीक है, पहला है लो अर्थ ऑर्बिट और ये हाइट के हिसाब से बटा हुआ है। लो अर्थ ऑर्बिट के जो सैटेलाइट्स हैं वो 160 किलोमीटर से लेके
2000 किलोमीटर तक आपको मिलेंगे। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होते हैं वो 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको मिलेंगे, और 2000 से 35,786 किलोमीटर के बीच का जो एरिया होता है वो होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो अलग अलग ऑर्बिट में सैटेलाइट हैं इनके फंक्शन में अंतर क्या होता है। एक काम करता हूं मैं, ठीक है, मैं इसको किसी और ऐप में खोल देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इमेज बेहतर आएगा ना तो आप लोगों को ठीक से समझ में आएगा ये। ठीक है, हाँ, इसमें एक बार आप इमेज देख लीजिए ताकि ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, एक शुरू होता है 160 किलोमीटर से और खत्म होता है 2000 किलोमीटर तक, लो अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट आपका 2000 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है और 35,786 किलोमीटर तक आपको मीडियम अर्थ ऑर्बिट मिल जाएगा, और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट 35,786 किलोमीटर पर आपको मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है समझने वाली बात यह है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होता है, एक सैटेलाइट का कवरेज एरिया सबसे ज़्यादा होता है और वो पृथ्वी के 1/3 हिस्से को कवर कर लेता है। लेकिन इसमें एक दो लिमिटेशन होते हैं, एक तो ये कि पोलर एरिया को कवर नहीं करता, और दूसरा ये कि इससे जो सिग्नल आता है वो थोड़ा लेट से आता है। तो इसको बोलते हैं, इसको आप समझ लीजिए क्या बोलते हैं, मतलब इसमें हाई लेटेंसी होती है। ठीक है, इसकी जो लेटेंसी होगी वो हाई होगी, और इसकी वजह से एक दिक्कत ये आ जाती है कि अगर आप सिग्नल भेजते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स के माध्यम सैटेलाइट के माध्यम से या जियो सैटेलाइट के माध्यम से जो आप सिग्नल भेजते हैं वो सिग्नल पहुंचने में थोड़ा विलंब हो जाता है। अब सपोज कीजिए आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो या वीडियो कॉन्फ्रेंस करना हो, तो इस तरह के रियल टाइम सर्विस देने में इस सैटेलाइट का उपयोग नहीं कर सकते आप। उसी तरीके से मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में भी जो सिग्नल भेजे जाते हैं उनमें भी थोड़ा विलंब हो जाता है। लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट के जो सिग्नल होते हैं, चूंकि धरती के ज़्यादा निकट है, वो सिग्नल भेजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन दिक्कत उसके साथ ये आती है कि उसका कवरेज एरिया बहुत कम होता है। अगर कवरेज एरिया कम है और आप चाहते हैं कि आपका जो नेटवर्क है एक बड़े एरिया को कवर करे, तो आपको एक से ज़्यादा सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। जहां जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के सैटेलाइट्स 3-4 में ही काम निपटा लेंगे, वहीं लो अर्थ ऑर्बिट में आपको बहुत सारे सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि स्टारलिंक का जो सैटेलाइट है, स्टारलिंक ने जो सर्विस आरंभ किया है, ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा, स्टारलिंक ने 7,000 सैटेलाइट ऑर्बिट में प्रक्षेपित किए हैं और उसका प्लान है कि 42,000 तक इसको लेके जाना है। ठीक है, तो अब यहां तक की कहानी में आपको दो चीजें तो समझ में आ गई होंगी। पहला ये कि इस सर्विस में स्टारलिंक का ही नाम सुनाई दे रहा है। एक दो और कंपनियां हैं जो आप जान जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। एक वियासेट का तो नाम लिया ही है मैंने, ठीक है, एक और कंपनी है इधर AST स्पेस मोबाइल, ठीक है, और एक चाइनीज कंपनी भी है जिसका नाम है, ये नाम आप याद कर लीजिएगा, पूछेगा नहीं आपसे पीटी में, निश्चिंत रहिए, लेकिन नाम है गुओवांग। थोड़ा टेढ़ा नाम है, चाइनीज मंडेरिन, ठीक है। ये 3 नाम आप दिमाग पे रख लीजिए। अभी क्या उपयोग है इसका मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो दो बातें स्पष्ट होगी। एक तो ये कि इस सर्विस में लो अर्थ ऑर्बिट में ढेर सारे सैटेलाइट छोड़े जाने वाले हैं, और दूसरा ये
कि 2-3 कंपनी ही ऐसी सर्विस देने के लिए आगे आई हैं, तो एक तरह से मोनोपोली वाली सिचुएशन बन गई है। मुझे लगता है कि इतने में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे करने वाला है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए आप। मान लीजिए आपने लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लगा दिया, ठीक है। इस इमेज को ध्यान से देखिए आप, थोड़ा सा इसका फंक्शनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट के जो सैटेलाइट है, मान लीजिए यहां से आपने कोई सिग्नल भेजा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इमेज आपको साफ दिखाई दे रही होगी। सिग्नल जाएगा एक सैटेलाइट से, एक सैटेलाइट के पास, वो सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगा, दूसरा सैटेलाइट तीसरे को, और तीसरे से वो डेस्टिनेशन पर सिग्नल पहुंच जाएगा। तो लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसकी सर्विस अच्छे से काम करे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सैटेलाइट्स के बीच में ठीक से कम्युनिकेशन हो। तो इसके लिए ऑप्टिकल सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इसकी प्रक्रिया हो गई। अब चूंकि ये सिग्नल भेजने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में है, इसलिए कभी अगर डिजास्टर आ भी गया ना तो सर्विस बाधित नहीं होगी। अब आपके लिए समझने वाली इसमें बात क्या है, ये तो हो गया टेक्नोलॉजी के बाद। आपसे पूछा जाएगा इसमें कि ऑर्बिट जो है कितने प्रकार के हैं, कौन से ऑर्बिट की क्या लिमिटेशन है, ये आपसे पूछा जा सकता है पीटी में, ठीक है। मान लीजिए कि इंटरनेट सर्विस सैटेलाइट का आपने ले लिया, ठीक है। अब आपके लिए इसका उपयोग क्या है? उपयोग वाले में अगर आप जाएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं क्या दे रखा है। मिलिट्री ऑपरेशन, डिजास्टर रिस्पांस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो है ना इस तकनीक के उपयोग के उदाहरण हैं। इसके अलावा और भी आप इधर देखेंगे क्या उपयोग हो सकता है। रिमोट एरिया में नेटवर्क एक्सेस आसानी से आप दे सकते हैं। इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग सर्विसेज, मतलब एक डिवाइस, मतलब जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनको इंटरनेट से आराम से आप कनेक्ट कर सकते हैं बहुत कम खर्चे में, ठीक है। स्मार्ट सिटी को अगर आपको कनेक्ट करना हो, स्मार्ट सर्विसेज देनी हो, गैस का कनेक्शन, वाटर का कनेक्शन, रोड ट्रांसपोर्ट, सबको एकदम सेंट्रलाइज वे में आपको मॉनिटर करना हो, या फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर या हेल्थ सेक्टर में आपको टेलीमेडिसिन की सर्विस देनी हो, या रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग करनी हो, तो ये सब इसका उपयोग है। अब देखिए ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं ना, आप केवल सुनिएगा नहीं, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। बीपीएससी के मेंस में सीधे तौर पे टेक्नोलॉजी का व्यवहारिक उपयोग आपसे पूछा जाता है, और ये उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि सैटेलाइट इंटरनेट का क्या उपयोग हो सकता है कृषि में, हेल्थ में, मिलिट्री सर्विसेज में, या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या उपयोग आप कर सकते हैं। तो सीधे तौर पे एक आयाम तो ये बनता है कि इस तकनीक का रचनात्मक उपयोग आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अभी तक का जो भी मैंने बताने का प्रयास किया उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसके और क्या आयाम हो सकते हैं समझने के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहला तो आता है कि इसमें चैलेंज क्या है। मैंने पहले ही बताया कि ये जो सर्विस है 2-3 कंपनीज ही हैं जो पूरे वर्ल्ड में इस तरह की सर्विसेज दे रही हैं। तो पहला इशू तो मोनोपोली का आ गया। अब आप समझिए कि रूस यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक के इंटरनेट सर्विस का उपयोग करके रूसी सेना के लिए बहुत सारी चुनौती खड़ी की गई। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के बहुत सारे फाइटर प्लेन मार दिए गए, नष्ट कर दिए गए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, और रूस के पास भी अपना सिस्टम है, लेकिन स्टारलिंक का चैलेंज वो ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। तो एक तो चैलेंज ये है कि कंपनी का मोनोपोली है, कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नेंस का इशू, ठीक है। इस तकनीक के गवर्नेंस का इशू है। अब दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कोई दूसरा प्लेयर अगर आया, वो भी चाहता है सर्विस देना, और लो अर्थ ऑर्बिट में उसको भी सैटेलाइट प्रक्षेपित करना है, तो स्पेक्ट्रम एलोकेशन का क्या हिसाब किताब बनेगा। पहले से कहीं ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे ही नए प्लेयर आएंगे वो डिमांड करेंगे ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन की, तो स्पेक्ट्रम को लेके कंपटीशन बढ़ने वाला है, और जो पहले पहुंच गए हैं उनकी मोनोपोली बनी रहेगी, उनको ब्रेक करना मुश्किल होगा जो बाद में एंट्री करने वाले हैं। तो ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है।
स्पेस गवर्नेंस में दूसरा इशू ये जुड़ता है, अगर मान लीजिए आप सैटेलाइट बहुत सारे लॉन्च कर रहे हैं और लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, एक समय के बाद सैटेलाइट की गति हो जाती है धीमी, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो धीरे धीरे जो है ना, उनकी स्पीड कम होते 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 वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर बिना नष्ट हुए धरती पे गिरना शुरू हो जाते हैं। और अगर नष्ट नहीं हुए तो 5 से 20 साल की अवधि में एक सैटेलाइट काम करना बंद कर देता है। अब मान लीजिए कि 7,000 तो अभी ही लॉन्च कर रखे हैं एलोन मस्क साहब, और 42,000 लॉन्च करने का सोच रहे हैं। अब इसी तरीके से चीन भी सोचने लगे, वो अब की बार 50,000 सैटेलाइट लॉन्च कर दे। भारत भी अगर प्रयास करे कि भाई मैं भी किसी पे निर्भर नहीं रहूंगा, मुझे भी ये सर्विस मेरे लिए खुद चाहिए, मैं किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहता, तो 50,000 उसके सैटेलाइट हो जाएंगे। ऑलरेडी 2 लाख से अधिक डेबरीज, मतलब सैटेलाइट के टूटे फूटे पुर्जे अंतरिक्ष में बिना किसी बाधा के बहुत तेजी से प्रवाहमान है, ठीक है। अब वो टकराते रहते हैं आपस में, कई बार उनसे एक्सीडेंट होने की भी संभावना रहती है। अब आप इसको सोचिए कि ये जो स्पेस डेबरीज है ये एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। और इसी संदर्भ में आपके लिए, एक मिनट मैं इसको काट देता हूं, इसी संदर्भ में आपके लिए एक चैलेंज उभर के आता है, और वो चैलेंज है, तकनीकी रूप से उसको बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम। मैं उम्मीद करता हूं कि पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब ये क्या चीज है, मान लीजिए अभी 2 लाख टुकड़े हैं, ठीक है, अभी ऑलरेडी स्पेस में 2 लाख टुकड़े हैं, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक अंदाज लगा लीजिए 2 लाख से ज़्यादा ही होंगे। और 40,000 50,000 सैटेलाइट हम लॉन्च करने का सोच रहे हैं। आज से 15-20 साल 25 साल के बाद ये बढ़ के 4 लाख 5 लाख हो जाए और सैटेलाइट्स आपस में टकराने लगे तो कम्युनिकेशन का क्या होगा। अब कैसलर सिंड्रोम एक ऐसी परिस्थिति के बारे में बताता है जिसमें एक सैटेलाइट का टुकड़ा दूसरे से टकराया, दूसरे से तीसरा टकराया, तीसरे से चौथा टकराया, एक प्रकार का चेन रिएक्शन बन गया और सैटेलाइट, जो भी सैटेलाइट सिस्टम था स्पेस में, वो सारा ध्वस्त हो गया। तो ऐसी ही परिस्थिति को कैसलर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये एक समस्या मतलब एमिनेंट रूप में दिखाई दे रही कि ये समस्या बनेगी आगे चल के। तो मतलब अंतरिक्ष के कचरे का क्या होगा। हम एक टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, उससे कुछ सर्विसेज हमको मिलने वाली है, लेकिन उससे जो कचरा पैदा होगा, अभी तो हम धरती पर ही जो कचरा पैदा कर रहे हैं उसको ठीक से निपटा नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक नई तकनीक की वजह से अब अंतरिक्ष में भी कचरे की समस्या खड़ी हो जाएगी। पहला चैलेंज स्पेस गवर्नेंस का। स्पेस गवर्नेंस में 2 आयाम, पहला आयाम है स्पेक्ट्रम एलोकेशन का और कंपटीशन का, दूसरा आयाम है स्पेस डेब्रिज मैनेजमेंट का, उसको कम करने का, कैसे करेंगे, ठीक है। अब चैलेंजेस में आप आगे जाके देखेंगे तो जियोपॉलिटिकल राइवलरी, मतलब भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, इसको हिंदी में ही लिख देता हूं मैं, बेहतर रहेगा। भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। अब इसमें भी देख लीजिए भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। इसमें भी आप देखेंगे ना तो एक तरफ यूएसए है, ज्यादातर कंपनी यूएस की ही है, और दूसरी तरफ चाइना है, चीन है। दोनों के बीच में राइवलरी है, दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा है, कौन इस स्पेस इंटरनेट के मतलब जो अपॉर्चुनिटीज निकल के आए हैं इसकी वजह से, इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है, ठीक है।
आपने देखा होगा चीन और अमेरिका के बीच में एआई को लेके, सेमीकंडक्टर को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके ऑलरेडी प्रतिस्पर्धा चल रही है। मार्केट में सबसे अधिक कौन बिजनेस करके निकल जाता है, किसका कब्जा ज़्यादा होता है, इस तरीके से आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों में ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा है। भारत उसमें कहीं है नहीं इस मामले में। हालांकि ये भारत की स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गई है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में भी भारत है नहीं। 2022 में भारत ने वन वेव के 36 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, ठीक है, मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और भारत का आगे प्लान है कि हम इस तरह से कुछ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता क्या है? सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी में मोनोपोली बनने जा रही है, ये विकासशील देशों के लिए संप्रभुता का संकट पैदा करने वाली है। और इसके लिए एक टर्म यूज होता है जो आपको पता होना चाहिए। ये शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे जगहों पे, आप जान जाए तो अच्छा रहेगा। डिजिटल उपनिवेशवाद, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोई बड़ी कंपनी है जैसे कि स्टारलिंक, सपोज कीजिए स्टारलिंक की सर्विस पूरे देश में चलने लगी और उस पर भारत का कोई कंट्रोल ना हो, भारत की सरकार का कोई कंट्रोल ना हो। डेटा कहाँ जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, कौन भेज रहा है, कैसा डेटा जा रहा है, इसके बारे में भारत का कोई विशेष कंट्रोल ना हो, या भारत अगर चाहे भी तो तकनीकी रूप से कंट्रोल ना कर पाए, तब ये स्थिति पैदा होती है। भारत पर ये दबाव बनेगा कि वो स्टार लिंक के काम करने लायक परिस्थितियां बनाए, क्योंकि भारत में ऑलरेडी बहुत सारे यूजर हैं इसके, ठीक है। तो ये एक कंडीशन बनेगी। भारत ही नहीं, अब भारत तो मान लीजिए कि भारत की इकोनॉमी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। अगर विकासशील देशों की बात की जाए तो उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, वो इसे फेस नहीं कर पाएंगे और निश्चित रूप से उनको अपने जो नेशनल पॉलिसीज होते हैं स्टार लिंक जैसे कंपनीज के दबाव में चेंज करने पड़ेंगे। तो ये एक चैलेंज है। दूसरा है, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप डेटा जनरेट करेंगे। डेटा, अब इंफॉर्मेशन के इस युग में डेटा जो है ना, मतलब करेंसी मानी जाती है इसको। इंफॉर्मेशन एज, ठीक है। डेटा क्या है? करेंसी है। मुद्रा है एक तरह से। अब अगर मुद्रा है, ये सवाल उठता है किसके पास है? डेटा किसके पास है? नियंत्रण किसका है? और नियंत्रण के साथ साथ इसका कैसा उपयोग हो रहा है, ठीक है। अब आप सोचिए सारा काम डेटा से ही होने वाला है और डेटा पर आपका कंट्रोल ना हो। पूरी इकोनॉमी डेटा से चल रही है, डेटा पे कोई कंट्रोल नहीं। जाहिर सी बात है कि आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, बहुत कुछ आपके नियंत्रण से बाहर चला जाएगा। और इसीलिए अब बात चल रही है कि जो भी डेटा जनरेट हो रहा है उसका स्थानीयकरण हो। डेटा स्थानीयकरण, यानी डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन, ठीक है। मान लीजिए गूगल आप यूज करते हैं, तो आपने जो भी सर्च किया उसका गूगल के सर्वर में डेटा स्टोर हो रहा है। सर्च हिस्ट्री में जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आपने सर्च किया, वो सारा डेटा अमेरिका के किसी सर्वर में जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अब ये डेटा
स्थानीयकरण में अवधारणात्मक रूप से अगर आप इसे समझना चाहें, मान लीजिए ये कोई कंट्री है, ठीक है, और इसमें कोई यूजर है, दो यूजर है मान लीजिए, इन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल किया और कुछ डेटा जनरेट किया। अब इनका डेटा जो है ना यहाँ जमा हो रहा है और उसका नियंत्रण भी कोई और कर रहा है, उसका उपयोग भी कोई और कर रहा है। मान लीजिए ये यूएसए है, ठीक है। तो अगर डेटा लोकलाइजेशन हो गया तो ये डेटा जो गया ये वहां नहीं जाएगा, यहीं जमा होगा, इसी देश की सीमा के अंदर जमा होगा, उसका जो सर्वर होगा इसी देश के अंदर होगा। तो ये डेटा लोकलाइजेशन है। और इसके लिए भारत ने क्या किया है, 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, दो हजार तेईस, ठीक है। अब इसमें न सिर्फ डेटा लोकलाइजेशन का प्रयास किया गया है, प्लस में अगर मान लीजिए डेटा का किसी तरीके से मिसयूज हुआ तो जो मध्यवर्ती कंपनी है, जैसे मान लीजिए फेसबुक हो गया या गूगल हो गया, तो उनको जिम्मेदार बनाने का भी प्रयास हुआ है। और प्लस में डेटा स्टोरेज के लिए भारत में ही सर्वर बनाने की बात इसमें की गई है। साथ में अगर मान लीजिए कोई पर्सनल यूज़र है और वो चाहता है कि इंटरनेट पर उसका कोई डेटा है, कोई फोटो है, कोई मैसेज है, चैट है, वो डिलीट कर दिया जाए, राइट टू बी फॉरगॉटन, सॉरी, राइट टू बी फॉरगेटन का भी इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। हम बात कर रहे थे अभी सैटेलाइट इंटरनेट आने की वजह से आपके सामने क्या चैलेंज आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि स्पेस में जो डेब्रीज हैं उनको मैनेज करने की चुनौती खड़ी होगी, और प्लस में हमने ये देखा कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेके प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर हमने देखा कि जियो पॉलिटिकल राइवलरी बढ़ जाएगी। फिर हमने देखा जो डेटा जनरेट हो रहा है उसको कहाँ रखा जाएगा, ये भी एक इशू खड़ा हो गया है, डेटा लोकलाइजेशन का इशू खड़ा हो गया है। फिर हमने देखा कि डिजिटल उपनिवेशवाद इसकी वजह से उभर के सामने आ रहा है, ठीक है। हमने फायदे भी देखे, ये तकनीक बहुत फायदेमंद है डिजास्टर मैनेजमेंट में, हेल्थ में, एजुकेशन में। तो मतलब ये ड्यूअल यूज की टेक्नोलॉजी है, दोहरे उपयोग की तकनीक, ठीक है। फायदा है तो चैलेंज भी है, दोहरे उपयोग की तकनीक। और चैलेंज क्या है वो मैं अभी आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत के लिए इसके क्या मतलब है और भारत इस संदर्भ में क्या कर सकता है, ठीक है। भारत के लिए भी ये इम्पेरेटिव हो जाता है, भारत के लिए भी ये मतलब जरूरी हो जाता है कि वो भी अपना ऐसा सिस्टम बनाए, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करके अपना एक नेटवर्क इंटरनेट का जरूर खड़ा करे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसी तरीके से सारे देश करने लगे और जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है इंटरनेट की वो ब्रेक हो जाए तो स्प्लिंटर नेट की कंडीशन पैदा हो जाएगी, स्प्लिंटर नेट, ठीक है। मतलब इंटरनेट का ग्लोबल नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा एक तरीके से। तो एक चैलेंज ये है कि भरोसा कैसे कायम किया जाए इस तकनीक के संदर्भ में, आपस में जो बड़े बड़े देश हैं और जिनका वैश्विक नेटवर्क फैला हुआ है वो सहमति कैसे बनाए। इस संदर्भ में भारत जो है विकसित देशों के साथ
सहयोग कर सकता है, बात करनी पड़ेगी और अपनी जो देसी क्षमता है उसको भी विकसित करनी पड़ेगी। तो ये था पूरा मामला, और अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, जिससे आपकी समझ बेहतर हो और आपकी तैयारी आसान हो। अंग्रेजी माध्यम के जितने भी अच्छे कंटेंट है वो आपको मिलता रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा। चलिए, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।